नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं रागिनी बिंजोला। श्रोताओं, आज बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुई ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा और 8 नवंबर से शुरू हुई शीतकालीन यात्रा की। इसी विषय पर प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे हमारी सहयोगी रेणु उप्रेती की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं रेणु उप्रेती। आज हम बात करने जा रहे हैं चारधाम यात्रा की। साल 2024 की चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है और भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने चारों धामों में अपने शीश नवाए हैं। और अब प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर कितनी तैयारियां चल रही हैं और इस वर्ष साल 2024 में चारधाम यात्रा ने क्या नए आयाम छुए हैं और क्या नई सीख ली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास चर्चा के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले साल 2024 चारधाम की यात्रा के लिए कैसा रहा है? कितने तीर्थयात्री इस बार आए और कैसा अनुभव यात्री लेकर गए अपने साथ? देखिए, आपने देखा होगा कि इस वर्ष जो हमारे चारधाम यात्रा के कपाट हैं वो काफी देरी से खुले हैं। 10 मई को कपाट खुले हैं, चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। तो एक तरीके से हमारी जो समयावधि थी इस वर्ष कुछ कम रही है गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी और इस वर्ष संज्ञान में होगा कि अतिवृष्टि भी काफी हुई, प्राकृतिक आपदा आई। खास करके केदार घाटी में अतिवृष्टि के कारण से जो पैदल मार्ग था, जो सड़क मार्ग था, कई स्थानों पर बाधित हुआ, कुछ स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो हमारी यात्रा रही वो बहुत सफल रही। और जिस प्रकार के जो अवरोध आए उनको प्रदेश सरकार के स्तर से जो त्वरित राहत और बचाव के कार्य संचालित किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य संपादित किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर राहत और बचाव के कार्यों का जायजा लिया। विभिन्न विभागों के जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभाग थे, एजेंसियां थे, उनके शीर्ष जो अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने यात्रा को त्वरित गति से फिर से सुचारू किया। जबकि उस समय लगातार वर्षा हो रही थी, उसके बावजूद जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां थी उन्होंने एक चुनौती भरे अभियान को बहुत कुशलतापूर्वक संचालित किया और हमारी जो चारधाम यात्रा थी उसको फिर से सुचारू किया। और आप आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या का जो औसत है प्रतिदिन के हिसाब से गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उसमें वृद्धि हुई है। जबकि समयावधि, जो यात्रा काल का जो समयावधि थी उसमें करीब 50-52 दिन इस वर्ष हमको कम मिले। गत वर्ष के मुकाबले हम प्रतिदिन के हिसाब से औसत देखें तो इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचे। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए उनकी यात्रा सुखद हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए निरंतर प्रयास किए गए और प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता में अपनी सम्मिलित किया चारधाम यात्रा को। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मॉनिटरिंग करते रहे, व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनाने में जो कोई भी कोर कसर प्रदेश सरकार के स्तर से या जो भी यात्रा व्यवस्था से संबंधित जो भी एजेंसियां थी उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल। जिस अतिवृष्टि की आपदा की आप बात कर रहे हैं वो 31 जुलाई 2024 की बात है। बिल्कुल व्यवधान हुआ था लेकिन त्वरित गति से कार्य हुआ और फिर यात्रा सुचारू रूप से चली। लेकिन जब भी हम केदारनाथ में बात करते हैं आपदाओं की तो साल 2013 हमें ज़रूर याद आता है। तो तब के बाद से, क्योंकि अब जब साल 2024 में यात्री वहाँ पर गए तो कितना बदला हुआ केदारनाथ उन्होंने पाया है, कितना कुछ स्वरूप उसका बदल गया है और क्या कुछ कार्य होने अभी भी बाकी हैं? देखिए, जिन्होंने वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा का मंजर देखा होगा और वो कल्पना कर सकते हैं और वर्तमान में जो केदारपुरी की जो एक नई जो दिव्य और भव्य स्वरूप जो वहाँ पर उभरा हुआ है वो जमीन आसमान का उसमें अंतर उनको दिखाई दे सकता है। जिन लोगों ने अगर उस समय नहीं देखा होगा तो गूगल पर सर्च कर करके उस समय किस प्रकार से वहाँ केदारनाथ धाम में तबाही मची थी, उसका दृश्य बड़ा भयावह दृश्य था। और उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो केदारपुरी फिर इस नए स्वरूप में उभर करके सामने आएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, उनकी परिकल्पना, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकता थी कि उन्होंने केदारपुरी को एक नया दिव्य और भव्य स्वरूप दिया। वर्ष 2014 में जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण किया तो उसके पश्चात उन्होंने केदारपुरी को एक नया स्वरूप देने का एक बीड़ा उठाया और आज केदारपुरी आप देख सकते हैं कि देश दुनिया के आकर्षण का एक नया केंद्र बना है।
आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि पूर्व में जो हमारी चार धाम यात्रा होती थी उसमें जो सर्वाधिक यात्री जाते थे, श्रद्धालु जाते थे, वो बद्रीनाथ धाम में जाते थे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सुगम है, सरल है, मोटर सड़क वहाँ तक जाती है। प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब तक 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा करी, उन्होंने अपना लगाव दिखाया, और क्योंकि केदारपुरी के प्रति उनका पूर्व से ही श्रद्धा और आस्था बहुत रही है, पूर्व में भी काफी वर्षों तक केदारनाथ धाम में रहे हैं, उन्होंने वहां पर तपस्या भी करी है। केदारपुरी में प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात से आज केदारपुरी में जो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या का जो आंकड़ा है वो निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा, आप देख रहे होंगे। और जबकि केदारनाथ धाम की यात्रा 17-18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की जलवायु प्रतिकूल रहती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज वहाँ पर 750 करोड़ रुपए से अधिक के पुनर्निर्माण के, जीर्णोद्धार के कार्य हो रहे हैं। वहाँ पर जो मौसम रहता है वो प्रतिकूल रहता है, विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित धाम है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी वहाँ पर कार्यदायी एजेंसियां हैं, जो निर्माण एजेंसियां हैं, वो एक बड़े चुनौती भरे अभियान को बहुत मेहनत के साथ में, बहुत तत्परता के साथ में संपन्न करने में जुटे हुए हैं। विकट मौसम के बावजूद वहाँ पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जब ये, मुझे लगता है कि जब ये पूरा अभियान संपन्न हो जाएगा तो जो केदारपुरी की छटा होगी, जो केदारपुरी का एक स्वरूप होगा, वो देश दुनिया के लिए एक नए आकर्षण का केंद्र होगा। जी बिल्कुल, नए आकर्षण का केंद्र होगा, और यही कारण भी है क्योंकि जब वो इतना स्वरूप बदला है, भव्य स्वरूप हुआ है, तभी तीर्थयात्री भी वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जा रहे हैं। लेकिन साल 2024 में भी अगर हम देखते हैं तो कई सारे ऐसे हमें वहाँ पे, चाहे वो जाम की समस्या हो या चाहे वहाँ पे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है, और मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है जो हर वर्ष आता ही है। तो क्या कारण आपको लगते हैं, और जो ये चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे मौत हुई, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, हेल्थ चेकअप किए गए, उसके बावजूद भी जो मौतें वहाँ पे हुई हैं, क्या कारण आपको लगता है, भविष्य में कैसे आप इससे पार पाएंगे? देखिए, मैं एक तो स्पष्ट आपको करना चाहूंगा कि गत वर्ष अगर आप चार धाम में यात्रियों की मृत्यु का संख्या है वो काफी कम रहा है। कोविड के पश्चात में यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उस वर्ष ये दर में वृद्धि थी, लेकिन उसके पश्चात से प्रदेश सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यात्रा मार्गों पर, वहाँ पर जब सुविधाएं बढ़ाई हैं, वो सारी चीजें करी हैं, तो उसके कारण से काफी कमी आई है। और निरंतर वहाँ पर यात्री जो जाते हैं उनसे चेकअप भी उनका किया जाता है। प्रदेश सरकार के स्तर से जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में जाते हैं, क्योंकि हमारे धाम आप जानते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जलवायु बहुत विकट है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों की यात्रा का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं, हम उनसे निरंतर अपील भी करते रहते हैं कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित करने से पूर्व जो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशविरा लें। अगर वो किसी प्रकार से कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो वो दवा साथ लेकर आए, गर्म वस्त्र लेकर साथ आए। तो इस प्रकार से हम करते रहते हैं। जो खास करके जो बुजुर्ग जो यात्री होते हैं उनसे भी हम अपील करते रहते हैं कि अपनी थोड़ा जागरूकता के साथ में वो आए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग थोड़ा लापरवाही भी दिखाते हैं, तो उस कारण से ये दिक्कतें वहाँ पर आती हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही यदि हम देखें साल 2024 की चारधाम यात्रा को, तो जाम की समस्या भी काफ़ी देखने को मिली थी, और अब जो लोगों ने मांग उठाई है कि वैकल्पिक मार्गों को खोला जाए, तो क्या आगामी वर्ष के लिए सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से जब भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री, एक जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उससे अधिक संख्या में जब लोग आते हैं, 100 सीटर बस में, अगर लग्जरी बस भी हो, 100 सीटर कोई लग्जरी बस हो, और उसमें 500 लोग अगर घुस जाएंगे तो थोड़ा कठिनाइयां होती हैं। लेकिन प्रदेश सरकार इन सारी चुनौतियों को जितना उनका समाधान हो सकता है उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से जाम की समस्या से निजात पाया जा सके, उसके लिए पार्किंग की क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत तेजी के साथ में कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत गंभीरता के साथ में सारी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। जी, आपको जब से बीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया तब से भी चारधाम यात्रा में कई सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, तो क्या कहीं ना कहीं आपके जो कार्य थे उनसे ये बदलाव आए हैं? देखिए, प्रयास हमने भी किए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें
तभी संभव था जब प्रदेश सरकार के स्तर से भी हमको इसमें सहयोग मिला, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उनको हमको निरंतर उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का, उनके द्वारा जो भी जहाँ पर अभी हमको कठिनाइयाँ लगी तो उनके द्वारा तुरंत उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब कहीं पर भी हमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी, उसके कारण से हमारा उत्साह भी बढ़ा और जो समस्याएं हमारे समक्ष आई उनका समाधान करने में भी हमको आसानी रही है। क्योंकि आपको बीकेटीसी का अध्यक्ष बनाया गया और चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है, तो कोई ऐसी उपलब्धि जो अपनी आप बड़ी मानते हो? देखिए, हमने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में काफ़ी प्रयास किए कि जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार संशोधन करने के काफ़ी प्रयास किए। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय में इसका गठन हुआ था, तब से संचालित हो रही थी। लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर अभी थी नहीं, तो हमने उनको शुरुआत की है। जैसे कार्मिकों का जो सेवा नियमावली नहीं थी, कार्मिकों की हमने सेवा नियमावली बनाई। उससे क्या है कि जो नियुक्ति होंगी, पदोन्नति होती है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें पारदर्शिता बनेगी। इसके अलावा वित्त अधिकारी का वहाँ पर पद सृजित नहीं था, वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं था, तो वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हमने वित्त अधिकारी का पद सृजित करवाया और प्रदेश से वित्त सेवा का अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किए। इस प्रकार से बीकेटीसी के ढांचे के अलावा जैसे जो हमारे अधीनस्थ जो मंदिर हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके मरम्मतीकरण के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने अनेक प्रयास किए हैं। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर शीतकाल में बाबा केदार की पूजा संपादित होती है और उनकी जो चल विग्रह उत्सव डोली है, कपाट बंद होने के पश्चात ओंकारेश्वर मंदिर में ही अवस्थित होती है। इसके अलावा जो मदमहेश्वर द्वितीय केदार के रूप में जिनकी मान्यता है, उनकी जब कपाट बंद होते हैं तो उनकी डोली भी ओंकारेश्वर मंदिर में ही अवस्थित होती है। तो वहाँ पर एक पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक कोठा भवन है और उसके साथ में जुड़ा हुआ वहाँ पर एक बेसमेंट में बड़ी यूनिक चीज वहाँ पर है कि भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और जो दैत्यराज जो बड़े शिव भक्त थे, उनकी पुत्री उषा का वहाँ पर विवाह मंडप है। तो वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है, उसको ब्लॉक भी कर लिया हम, क्योंकि वो भवन है वो उससे पत्थर गिरते हैं, वो होता है, तो उसको ब्लॉक कर दिया। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए कई वर्षों से, करीब 30-40 वर्षों से लोग जीर्णोद्धार की मांग कर रहे थे। तो जब हम आए तो हमने सब अपनी प्राथमिकताओं में उसको सम्मिलित किया और उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने 3 चरणों में एक योजना वहाँ पर संचालित की है, प्रारंभ कर दी है। उसका प्रथम चरण का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और शीघ्र ही उसके द्वितीय चरण के डीपीआर डिजाइन भी हम तैयार कर रहे हैं और उस पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से कई अन्य भी मंदिर है, त्रिजुगी नारायण मंदिर है हमारा। जी बिल्कुल, बीकेटीसी को 47 मंदिरों की जिम्मेदारी दी गई है। जिन मंदिरों की आप बात करें उसी के अंतर्गत ये आते हैं। और तुंगनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हाल ही में पानी निकासी की समस्या देखी गई थी और कदम भी बीकेटीसी ने उठाए थे, तो क्या कुछ रहा उसका रिजल्ट? देखिए, जो तुंगनाथ मंदिर है वो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और वो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से उसकी बहुत मान्यता है। वहाँ पर भू धसाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके कारण से जो मंदिर के पत्थर हैं उनके बीच में गैप आ गया है और जो मंदिर का सभा मंडप है और गर्भगृह है उसमें पानी रिस रहा है। तो उसके गत वर्ष मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि वो इसके अध्ययन करें। उनकी रिपोर्ट हमको प्राप्त हो चुकी है, उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। उसके पश्चात हमने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर CBRI रुड़की को भी एक पत्र लिखा और उनसे भी अध्ययन के लिए अनुरोध किया था। CBRI रुड़की की रिपोर्ट भी हमको प्राप्त हो गई है। उसके पश्चात हमने शासन से इस संदर्भ में जो जीर्णोद्धार के मरम्मत के जो कार्य होने हैं उन कार्यों को लेकर के स्वीकृति मांगी थी। शासन ने हमको स्वीकृति दे दी है और उसके लिए उन्होंने CBRI रुड़की को ही कार्यदायी एजेंसी नामित करने और उनके माध्यम से DPR डिजाइन इत्यादि तैयार करने के लिए हमको कहा है। तो ये सारी हमारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी है और शीघ्र ही हम वहाँ पर जो भी जीर्णोद्धार के जो भी, क्योंकि ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, तो इसलिए हमको भी उचित लगा कि CBRI रुड़की के माध्यम से ही, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ संस्था है, तो उसके माध्यम से ही सारे कार्य संपादित कराएं। तो शीघ्र ही CBRI रुड़की इसके डिजाइन और DPR इत्यादि तैयार करेगी और हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष हम इसका कार्य प्रारंभ भी कर देंगे। और क्योंकि काफी संवेदनशील विषय है
और वहाँ की परिस्थिति जो तंत्र है वो भी संवेदनशील है, इसलिए उसमें काफी गंभीरता के साथ में काफी एहतियात बरतते हुए हम उन सारे कार्यों को संपादित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जब ये कार्य संपादित होगा तो एक नया स्वरूप वहाँ पर भी तुंगनाथ धाम में भी लोगों को दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तुंगनाथ में हजारों श्रद्धालु जाते हैं, उनकी आस्था का केंद्र और सभी को इंतजार है उस मंदिर के जीर्णोद्धार का भी। अगर हम बात करें जोशीमठ की, क्योंकि पिछले साल वहाँ पे भूदसाव की समस्या काफ़ी देखी गई थी। एक मंदिर है वहाँ पे प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर, जहाँ पे पार्किंग की समस्या भी काफ़ी देखी जाती है, तो इसको लेकर किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, जो नरसिंह मंदिर है हमारा जोशीमठ स्थित, वहाँ पर मंदिर जो है हमारा बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है। उसके अलावा वहाँ पर भगवान वासुदेव का भी मंदिर है और उसमें बड़ी पौराणिक कलाकृति है, मूर्ति है उनकी, बड़ी सुंदर मूर्ति है। और उसके अलावा दुर्गा मंदिर भी है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक कठिनाई है कि जो श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं उनको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हमने इसके लिए प्रयास किए थे, शासन स्तर पर मेरी बातचीत भी हुई थी और शासन ने वहाँ के जिलाधिकारी से प्रस्ताव भिजवाने के लिए हमको कहा था। मैंने जिलाधिकारी से भी बातचीत की थी उस समय कि इसका प्रस्ताव भेज करके शासन को और वहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आपको संज्ञान में है कि जोशीमठ में आपदा हो गई थी, वहाँ पर भूधसाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसके कारण से फिर उस समय में हमको ये प्रक्रिया रोकनी पड़ी। लेकिन फिर से मैंने अधिकारियों से बातचीत करी है कि हम किस प्रकार से वहाँ पर कुछ व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं होगी तो यात्रियों के लिए वहाँ पर मंदिर में आने में थोड़ा दिक्कतें रहती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस समस्या का भी हम समाधान कर सकें। जी बिल्कुल, ये तो हम बात कर रहे हैं उन मंदिरों की जो बीकेटीसी के अंतर्गत आते हैं और जिनको बिल्कुल नई तरीके से बनाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। अब बात आती है शीतकालीन चारधाम यात्रा की। कितनी तैयारियां इसको लेके की जा चुकी हैं, कितना अनुमान है इस बार यात्रियों का इन चारों धामों में आने का? शीतकालीन यात्रा को लेकर के पूर्व में भी बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुए, चर्चाएं हुई है, प्रयास भी किए गए सरकारों के स्तर से। लेकिन इस बार जितनी गंभीरता के साथ में प्रयास किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के स्तर से भी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी, तो शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्राथमिकताओं में सम्मिलित करते हुए शीतकालीन यात्रा को वो निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं। और जो यात्रा से संबंधित जो भी विभाग हैं या अन्य भी एजेंसियां हैं उनसे निरंतर वो आख्या है मांग रहे हैं, जिला प्रशासनों से भी वहाँ पर जो भी क्या किस प्रकार से वहाँ पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, किस प्रकार से यात्रियों को उन धामों की ओर आकर्षित किया जा सकता है, इन सारी चीजों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और जल्दी ही जो शीतकालीन यात्रा का जो स्वरूप है वो मुझे लगता है कि प्रदेश के लोगों के समक्ष आएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल है, जैसे मैंने ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की चर्चा पूर्व में की है, तो हमारा प्रयास है कि एक तो जो वहाँ पर आधारभूत ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करें, वहाँ पर यात्री सुविधाओं का विकास करें। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से नरसिंह मंदिर की भी मैंने चर्चा करी है। इसी प्रकार से हमारा पांडुकेश्वर में मंदिर है, योगध्यान बद्री मंदिर, जहाँ पर कि बद्री विशाल जी के कपाट जब बंद होते हैं तो उनके जो बाल सखा है उद्धव, भगवान उद्धव और धन के राजा कुबेर जो हैं उनकी मूर्ति वहीं पर अवस्थित होती है। शीतकाल में उनकी पूजा वहीं पर होती है। तो वहाँ पर भी किस प्रकार से व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करें, इस दिशा में हम कार्य योजना हमारी तैयार हो रही है और जल्दी इस पे वो होगा। और हमारा प्रयास है कि इन स्थलों के अलावा जो हमारे अन्य भी ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के जो हमारे यहाँ प्रदेश में गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं। हमारे यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जो कि देश भर में कहीं नहीं है, और कई मंदिर ऐसे हैं हमारे प्रदेश में कि जो दक्षिण भारत में है और उसके बाद उत्तर भारत में वो हमारे प्रदेश में ही है। तो इस प्रकार के कई ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं, उनको लेकर के भी, उनके विकास को लेकर के भी प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर मंदिरों के विकास के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए बहुत त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। तमाम मंदिरों में वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बहुत तेजी के साथ में, बहुत तत्परता के साथ में कार्य किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मंदिर और है उत्तराखंड का, काफ़ी फेमस है और वेडिंग डेस्टिनेशन आज के समय में बन चुका है, त्रिजोगी नारायण मंदिर है। आपके बीकेटीसी के अंतर्गत ही वो आता है क्योंकि जिम्मेदारी आपको उसकी दी गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या आवश्यकता है वहाँ पे अभी और ज़्यादा उस मंदिर को देश दुनिया में पहुँचाने के लिए? देखिए, जो त्रिजोगी नारायण मंदिर है उसके बारे में मान्यता है कि वो वहाँ पर शिव पार्वती का विवाह स्थल था। बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर और विवाह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी पहचान है।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी प्रयास कर रही है कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मंदिर परिसर का सुंदरीकरण हो, विस्तारीकरण हो, क्योंकि अभी जो मंदिर परिसर है काफी कंजेस्टेड है, काफी सीमित संख्या में लोग वहां पर रह सकते हैं। तो हम उसके विस्तारीकरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हमने अभी वहां पर आर्किटेक्ट और अपने इंजीनियर्स की टीम भेजी थी और उसके डीपीआर डिजाइन इत्यादि तैयार कर रहे हैं। वो भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम त्रिजुगी नारायण को और वहां पर सुविधाओं को और अधिक वहां पर विकसित कर सके। इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर उन्होंने भ्रमण भी किया था चुनाव के दौरान। अभी केदारनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान में माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर में गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना करी थी। तो उस दौरान में वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा भी कई समस्याएं रखी गई थी और मांग भी की गई थी। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि उस जो त्रिजुगी नारायण है क्षेत्र, उसका विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और मास्टर प्लान के अनुरूप उसको वहां पर विकास किया जाएगा। बिल्कुल। इस समय अगर हम प्रदेश में देखें तो चारधाम प्राधिकरण के गठन की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, तो ये कितना जरूरी है और इससे क्या लाभ होगा? देखिए, आप जानते हैं कि जो तीर्थाटन है वो हमारे प्रदेश की एक तरीके से आर्थिकी की रीढ़ कही जा सकती है। खास करके चारधाम यात्रा जो है सबसे बड़ा इवेंट हमारा प्रतिवर्ष होता है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में कांवड़ यात्रा में भी प्रतिवर्ष करोड़ों लोग श्रद्धालु शामिल होते हैं, आते हैं। इसके अलावा नंदा देवी राज जात होती है, कुंभों का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से अनेक धार्मिक मेले, अन्य भी अनेक धार्मिक मेले हैं, स्थान स्थान पर होते रहते हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जितने भी हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं, जिस प्रकार के मेले हैं या धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास करना है। तो इन सबके लिए एक सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए, उसके लिए प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है। और आपके संज्ञान में होगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो अपर मुख्य सचिव हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है इन सारे चीजों प्राधिकरण के एक स्वरूप के निर्धारण के लिए। तो उनके द्वारा प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि उसका अंतिम प्राधिकरण का जो अंतिम स्वरूप है उसको देने से पूर्व जो हमारे जितने भी संबंधित पक्ष हैं, धार्मिक पक्ष हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हक हकूकधारी हैं या व्यवसायी हैं, तो सबसे बातचीत करके उनके भी सुझाव लिए जाएंगे। उनके सुझाव लेने के पश्चात ही इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल है कि एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित आयोजनों के लिए या धार्मिक स्थलों के विकास के लिए एक बड़ी पहल है। यहाँ पे हम आपके कार्यकाल पर प्रकाश डालना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर हितों को लेकर आपने क्या क्या जरूरी फैसले लिए हैं, एक बार हमें जरूर बताएं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने पहले तो जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उस स्ट्रक्चर को लेकर के कार्य किया है। मंदिरों के जीर्णोद्धार है, जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो हमारे विश्राम गृह है उनके उच्चीकरण का हमने प्रयास किया है। इसके अलावा जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था है, उसको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभी तक क्या है कि वहाँ पर जो मंदिरों में दर्शन के लिए रहते हैं उसमें पुलिस कर्मी भी रहते हैं, हमारे कार्मिक भी रहते हैं, कई बार जैसे आर्मी के लोग भी रहते हैं, आईटीबीपी के लोग भी रहते हैं, मल्टीपल एजेंसियों के लोग काम करते हैं। तो कई बार मल्टीपल एजेंसियां होने के कारण मल्टीपल डायरेक्शन भी होते हैं, तो समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना मंदिर समिति का एक सुरक्षा संवर्ग सृजित कराया है। शासन ने हमको इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी हमारा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा वो रहेगा। उसको हम सिविल पुलिस अथवा पैरामिलिट्री फोर्स से या केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं इनसे ले सकेंगे। उसके अलावा पूरा हमारा एक 57-58 लोगों का पूरा एक संवर्ग हमने तैयार किया है। और ये प्रयास रहेगा कि आगामी जो यात्रा काल है उससे पहले हम इसको सुरक्षा संवर्ग है उसको मूर्त रूप दे देंगे। जी बिल्कुल। अगर हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ की आर्थिकी या तो पर्यटन पर निर्भर है या फिर तीर्थाटन पर निर्भर है। तो पर्यटन तो यहाँ का बढ़ ही रहा है, तीर्थाटन कैसे बढ़े, इसको लेकर कितना काम अभी और होना बाकी लगता है आपको? हमारे प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं, असीमित संभावनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता बहुत महत्वपूर्ण है और वो प्रचार प्रसार न होने के कारण से देश दुनिया के समक्ष वो उनकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए जैसे जो प्रदेश सरकार द्वारा जो प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है निश्चित रूप से वो इस दिशा में कार्य करेगा और जो हमारे अछूते और विकास से वंचित जो इस प्रकार के धार्मिक स्थल है, मंदिर हैं, तो उनके बारे में एक सुनियोजित योजना तैयार करेगा, कार्य योजना बनाएगा और उसके प्रचार प्रसार करके तो इससे हमारी जो प्रदेश की आर्थिकी है बहुत तेजी के साथ में इसको गति मिलेगी। और मुझे लगता है कि सबसे अधिक हमारे प्रदेश में अगर किसी बात की संभावनाएं हैं और उसमें तीर्थाटन सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसमें प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है। जो तीर्थ यात्री अब शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए आने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड में, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, आप एक संक्षेप में उन्हें बता दें। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा
जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में क्योंकि जाड़े का मौसम है तो ठंड भी रहती है। और हालांकि मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, कि मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भयंकर कोहरा लगा रहता है जाड़ों के समय में, लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ईश्वरीय कृपा है कि अच्छी धूप खिली रहती है। तो आप यहाँ पर देव दर्शन करने भी आइए और गुनगुनी धूप का, पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ों की गुनगुनी धूप का भी आनंद लीजिए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है और बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए और जो यात्री शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी है, इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शीतकालीन चारधाम यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। जो भी तीर्थयात्री देश दुनिया से यहाँ आ रहे हैं तो विशेष तौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आएँ और ज़रूर यहाँ के सभी जो धाम शीतकालीन में खुले हुए हैं उनके दर्शन करें। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चारधाम यात्रा पर ये विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।